तुम एक बन की कीमत सीधे 10 लाख रुपए रखते हो। सबको लगता है कि तुम पैसे के लिए पागल हो चुके हो, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि असल में तुम घाटे का सौदा कर रहे हो, सिर्फ अपने गुरु के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए। अब तक तुम्हें लगातार 1 हफ्ता हो चुका था ठेला लगाए हुए, लेकिन एक भी बन नहीं बिका। तभी जब तुम सोच रहे थे कि आज भी पूरा दिन बेकार गया, तभी कानों में अचानक शोर सुनाई दिया। किसी फैन ने कहा कि इस गली में एक स्टॉल वाला 10 लाख का एक बन बेच रहा है। आज देखते हैं ऐसा कौन सा बन है जो 10 लाख में बिक रहा है। ये सुनकर तुमने ऊपर देखा तो सामने एक मोटा आदमी स्टॉल के आगे खड़ा था। उसने बोर्ड देखा और बोला, छोटे मालिक, इसमें कौन सा मीट है? इसे खाने से उम्र बढ़ती है क्या? ये बन आखिर 10 लाख का क्यों है? तुमने जवाब दिया, खाकर पता चल जाएगा। ओहो, बड़ा एटीट्यूड है। ऐसे कॉन्फिडेंस से वही बोलता है जिसके पास सच में टैलेंट हो। चलो मालिक, एक मुझे दे दो। तुमने पूछा, पक्का? उसने कहा, बिल्कुल पक्का। क्या हुआ, तुम्हें डर है मैं पैसे नहीं दूंगा? तुमने शांत होकर कहा, अगर समझदार होते तो पैसे ना देने की बात ही नहीं करते। मोटा आदमी हंस पड़ा, चिंता मत करो, चाहे अच्छा हो या खराब, तुमने जो दाम लिखा है वही दूंगा। अगर बेकार निकला तो अपनी किस्मत खराब मान लूंगा। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और एक स्टीमर उसके सामने रख दिया। सुप्रीम क्रैब रो सूप बन, प्लीज एंजॉय। अंदर सिर्फ एक हल्का पारदर्शी एम्बर रंग का बन रखा था। पतली सी परत के अंदर सुनहरा सूप साफ दिखाई दे रहा था, जो हल्का हल्का हिल रहा था। बीच में लाल रंग का केकड़े का मीट ऐसे दिख रहा था जैसे कोई धड़कता हुआ दिल हो। ऊपर पूरे 36 फोल्ड बने हुए थे, जो एकदम परफेक्ट मछली के मुंह जैसे लग रहे थे, लेकिन उसमें से जरा भी भाप बाहर नहीं निकल रही थी। रोहित और उसके लाइव स्ट्रीम के सारे दर्शक उस बन को देखकर दंग रह गए। ये खाना नहीं था, ये तो किसी आर्ट पीस जैसा लग रहा था। ये परत सच में है भी या नहीं? ऐसा लग रहा जैसे कोई गुब्बारा हो। दिखने में तो बढ़िया है, रोहित होश में आते हुए बोला। पता नहीं किसी केमिकल या गोंद से बनाया होगा, आजकल टेक्नोलॉजी और मिलावट बहुत है। इतना कहकर वो हाथ बढ़ाकर खाने लगा, लेकिन तुमने तुरंत उसे रोक दिया। फिर एक पतली सी स्ट्रॉ और सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट निकाली और बहुत संभाल कर बन उसके सामने रख दिया। पहले छोटा छेद करो, फिर सूप पियो, उसके बाद पूरा एक बाइट में खाओ। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। 3 मिनट बाद सूप का तापमान 65 डिग्री से नीचे चला जाएगा और उसका टेक्सचर 60% खराब हो जाएगा। तब ये बस कूड़ा बन जाएगा। रोहित ने आंखें घुमाई, इतना ड्रामा? फिर उसने धीरे से स्ट्रॉ बन के ऊपर वाले हिस्से में घुसाई। जैसे ही स्ट्रॉ ने पतली परत को छेदा, उसी छोटे से छेद से ऐसी जबरदस्त खुशबू निकली जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। उसी पल रोहित को लगा जैसे उसके दिमाग पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो खुशबू सीधे नाक से दिमाग तक पहुंची और उसकी सारी समझ उड़ गई। उसके मुंह में बेकाबू होकर पानी भरने लगा। आसपास जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो भी अचानक वहीं जम गए। ये कैसी खुशबू है? ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे भी खाना है। भीड़ में हलचल मच गई और सबकी नजरें रोहित के हाथ में पकड़े बन पर टिक गईं। रोहित अब लाइव स्ट्रीम तक भूल चुका था। उसने स्ट्रॉ मुंह में रखी और जोर से सूप खींचा। सुनहरा गर्म सूप उसके मुंह में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वो तूफानी समुद्र में एक विशाल केकड़े को अपने पंजे लहराते देख रहा हो। फिर उसे बर्फीले पहाड़ों पर ताजा निकले मशरूम दिखे जिन पर अभी भी ओस जमी थी। फिर उसे पुराने तहखाने में रखी 30 साल पुरानी शराब की खुशबू महसूस हुई। रोहित को लगा उसके शरीर का हर रोम खुल गया है। ऐसी खुशी उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसे सच में लगा कि वो घुटनों पर बैठकर पूजा करने लगे। लाइव स्ट्रीम के लोग उसकी शक्ल देखकर हैरान थे। भाई इतना खराब है क्या? स्ट्रीमर को जहर चढ़ गया क्या? लेकिन रोहित ने किसी कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। उसने स्ट्रॉ फेंकी और बाकी पूरा बन एक ही बार में मुंह में डाल लिया। पतली परत जीभ पर रखते ही पिघल गई। उसके बाद केकड़े के अंडों का तेल, मशरूम की कुरकुरी फील और शराब की हल्की खुशबू मुंह में फट पड़ी। अलग अलग स्वाद मिलकर जैसे कोई बड़ी सिम्फनी बजा रहे थे। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, खत्म हो गया हो तो प्लेट नीचे रखो, मेरे ठेले पर लार मत टपकाओ। रोहित ने तुरंत आंखें खोली और तुम्हें घूरते हुए बोला, मालिक और है क्या? चाहे जितने पैसे लगे मैं खरीदूंगा। तुमने सिर हिला दिया। हर आदमी सिर्फ एक खरीद सकता है, आज का स्टॉक खत्म। रोहित पूरी तरह बेचैन हो गया। वो स्वाद जैसे उसका दिमाग छीन चुका था। गुरुजी, मैं 10 लाख दूंगा। नियम इंसान बनाते हैं, आपकी कला ऐसे नहीं छिपनी चाहिए। बस एक और बना दीजिए प्लीज। लेकिन तुम बिना जरा भी डिगे ठेला समेटकर घर चले गए। उसी रात रोहित का फूड लाइव स्ट्रीम पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन उसका वो पागलों जैसा नशे वाला एक्सप्रेशन मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट की नजर में आ गया। बधाई हो होस्ट, आपने शुरुआती ट्रायल पूरा कर लिया। इनाम, शरीर की ताकत दोगुनी। तुमने मुट्ठी भींची और हथेली में जमा हुई ताकत महसूस की। आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरी। अगर ऐसा है तो शायद वो डिश भी ट्राई की जा सकती है। अगले दिन तुमने सिस्टम से सुप्रीम बन बनाने के लिए 3 सेट सामग्री खरीदी। शाम को जब तुम नाइट मार्केट पहुंचे तो तुम्हारे स्टॉल के आगे लगभग 10,000 लोग जमा थे। कुछ लोग लाइव करने आए थे, कुछ बस ये देखने कि 10 लाख वाला बन असली है या नकली। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि भीड़ तुम्हें देखते ही गालियां देने लगेगी। निकल यहाँ से ठग, 10 लाख का बन डकैती क्यों नहीं कर लेता? तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, सब चुप हो जाओ। रोहित गुस्से में शेर की तरह भीड़ चीरते हुए तुम्हारे सामने आ गया। तुम लोगों को कुछ पता भी है? बिना खाए बकवास मत करो, वो बन इस कीमत के लायक है। पूरा मैदान चुप हो गया। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सवालों से भर गए। भाई इसका ब्रेन वॉश हो गया, पक्का पैसे खाए हैं। तुमने किसी ट्रोल पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सीधे नया बोर्ड निकाला, सुप्रीम क्रैब रो सूप बन 10 लाख एक, आज सिर्फ 3 पीस, हर आदमी सिर्फ एक, और यहीं खाकर जाना होगा। भीड़ हंसने लगी। अरे अब तो और महंगा बेच रहा है, वायरल होकर पैसा कमाने निकला है। लेकिन रोहित बेहद एक्साइटेड था। मालिक तीनों पैक कर दो, मैं सब लेता हूँ। तुमने उसकी लाल आंखों की तरफ देखा और सिर हिलाया। तुम कल खा चुके हो, इतना स्वाद लालच से नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे शरीर और जीभ को 24 घंटे चाहिए कल वाले बन को पूरी तरह महसूस करने के लिए। आज तुम्हें नहीं बेचूंगा। रोहित लगभग रोने लगा। मालिक प्लीज, मैं तरस गया हूँ, आधा ही दे दो। ये देखकर भीड़ फिर हैरान रह गई। सामने से इतना पैसा आ रहा था और तुम मना कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक घमंडी आवाज आई,
बहुत ड्रामा कर लिया। सामने शहर का मशहूर अमीर लड़का विक्रांत था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। वो हंसते हुए बोला, ये तीनों बन मैं खरीदूंगा, लेकिन खाने के लिए नहीं, अपने कुत्ते को खिलाने के लिए। आज सबको दिखाऊंगा कि 10 लाख का बन कुत्ता भी नहीं खाएगा। इतना कहकर उसने सीटी बजाई। कार से एक डरावना रॉटवीलर कूदकर बाहर आया। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। वाह विक्रांत भाई, अब आएगा मजा। तुमने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। अपने पैसे उठाओ और निकल जाओ। विक्रांत एक सेकंड के लिए चौंका, फिर गुस्से से चिल्लाया, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तेरे ठेले का कबाड़ा कर दूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आई। दुश्मनी भड़काने वाला व्यक्ति मिला। साइड मिशन शुरू। फूड गॉड की इज्जत। मिशन, अपने स्वाद से विरोधी को घुटनों पर लाओ। इनाम, खो चुकी सिचुआन डिश चिकन टोफू की रेसिपी। तुमने गहरी सांस ली और स्टीमर पर हाथ रखा। तुम मेरे खाने के लायक नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसे कुत्ते को खिलाना चाहते हो तो आज तुम्हारी जीभ तुम्हें बताएगी कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। इतना कहकर तुमने जोर से स्टीमर का ढक्कन उठा दिया। इस बार तुमने खुशबू को दबाया नहीं। सिस्टम से मिली ताकत के बाद इन तीनों बन की खुशबू कल से 3 गुना ज्यादा थी। ढक्कन खुलते ही केकड़े और सूप की वो जबरदस्त खुशबू तूफान बनकर 100 मीटर तक फैल गई। जो रॉटवीलर अभी तक भौंक रहा था वो अचानक पूंछ दबाकर जमीन पर लेट गया और तुम्हारी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे सरेंडर कर रहा हो। उसकी लार जमीन पर टपकने लगी। सबसे पास खड़े विक्रांत का घमंडी चेहरा भी जम गया। ये खुशबू, उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो सिर्फ उस खुशबू को सूंघ सकता था, बाकी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके साथ खड़ी लड़की के पैर कांप गए और वो सीधे जमीन पर बैठ गई। विक्रांत का हाथ अपने आप स्टीमर की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, खा लो, नहीं खाया तो मर जाओगे। तुमने ऊपर से उसे देखते हुए कहा, खाना है? 3 लाख सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए है। खाना है तो मुझे पापा बोलो। विक्रांत का चेहरा लाल पड़ गया। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुशबू उसकी आखिरी समझ भी तोड़ रही थी। आखिर वो धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। पापा एक बाइट दे दो प्लीज। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। तुमने बन उसकी तरफ सरका दिया। लो खाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। अभी इसका स्वाद एक 100 नंबर का है। हर मिनट के बाद 10 नंबर कम हो जाएंगे। विक्रांत अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधा बड़ा सा बाइट लिया। गर्म सुनहरा सूप उसके मुंह में फटा और उसकी आंखें फैल गईं। उसी पल उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ऊपर उठ गई हो। ये कोई साधारण बन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र और सालों का वक्त सबको पीसकर उस पतली सी परत में भर दिया गया हो। विक्रांत के मुंह में खाना भरा था और वो कुछ समझ न आने वाली आवाजें निकाल रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने जीभ निकालकर प्लेट पर बची एक एक बूंद तक चाट डाली। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट चुका था। ये स्क्रिप्ट है। विक्रांत जैसा आदमी घुटनों पर कैसे गिर सकता है? मुझे नहीं मानना जब तक मैं खुद ना खाऊं। लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फेक नहीं लग रहा। तभी अचानक विक्रांत जैसे पागल हो गया। वो तुम्हारे पैर पकड़कर बोला, दादाजी मुझे और चाहिए, मैं 1 करोड़ दूंगा, बाकी दोनों भी मुझे बेच दो। तभी कुछ यूनिफॉर्म पहने लोग भीड़ में घुस आए। आगे एक सख्त चेहरे वाला मध्यम उम्र का आदमी था। उसने अपना कार्ड दिखाया। मैं फूड रेगुलेशन ब्यूरो से इंस्पेक्टर अजय हूँ। इस स्टॉल का मालिक कौन है? हमें शक है कि तुम्हारे खाने में कोई नशे वाली चीज मिली हुई है। जांच के लिए सैंपल चाहिए। भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। पक्का अफीम डाली है, नया ड्रग होगा, अब गया जेल। तभी विक्रांत होश में आया और उल्टा तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। जांच कैसी? मुझे महंगा खाना पसंद है, इसमें दिक्कत क्या है? बन में कोई गड़बड़ नहीं। इंस्पेक्टर अजय ने ठंडी नजर से उसे देखा। ये लैब टेस्ट तय करेगा। हटो। विक्रांत कुछ बोलने ही वाला था कि तुमने उसे पीछे खींच लिया। ठीक है, जांच कर लीजिए। तुमने साइड होकर स्टीमर उनकी तरफ कर दिया। एक इंस्पेक्टर ने ग्लव्स पहने सैंपल बॉक्स खोला और मशीन निकाली। फिर उसने बहुत संभाल कर एक बन बाहर निकाला और सफेद ट्रे पर रखा। तेज रोशनी में वो बन इतना पारदर्शी लग रहा था कि अंदर का सूप और केकड़े के अंडों की बनावट तक दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने चाकू निकाला और काटने लगा। तभी तुमने कहा, रुकिए। इंस्पेक्टर अजय ने तेज नजरों से तुम्हें देखा। डर गए? तुमने सिर हिलाया और उसके चाकू की तरफ इशारा किया। आपका चाकू बहुत कुंद है, इससे परत खराब हो जाएगी और सूप दब जाएगा। टेस्ट की सटीकता कम हो जाएगी। फिर तुमने अपनी पतली धार वाली ब्लेड निकाली। मैं काटता हूँ, आप सैंपल ले लेना। इंस्पेक्टर अजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिला दिया। तुम आगे बढ़े और एक ही कट में बंद हिस्सों में बंट गया, लेकिन वो टूटा नहीं। अगले ही पल सुनहरा सूप धीरे धीरे कटे हुए हिस्से से बहकर सफेद ट्रे में फैल गया। उसी के साथ पहले से 10 गुना ज्यादा तेज खुशबू निकली। सबसे पास खड़े अफसरों की आंखें तक बदल गईं। इंस्पेक्टर अजय का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये खुशबू, इसमें नकली फ्लेवर जैसी कोई बात नहीं है। टेस्ट करने वाले ने जल्दी से सूप के सैंपल लिए और मशीन में डाल दिए। 3 मिनट बाद उसने कांपती आवाज में कहा, रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर अजय ने गंभीर आवाज में पूछा, अफीम है? कोई फ्लेवरिंग केमिकल? टेस्ट करने वाले ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, सभी रिजल्ट नेगेटिव हैं। कोई अफीम नहीं, कोई इंडस्ट्रियल कलर नहीं, कोई केमिकल फ्लेवर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। भीड़ पूरी तरह हिल गई। सच में कुछ नहीं मिला? फिर इतनी खुशबू कैसे? तभी टेस्ट करने वाले ने आगे कहा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का डेटा ही डराने वाला है। इसमें प्रोटीन की शुद्धता बेहद ज्यादा है। ये 99% शुद्ध जून क्रैब रो है। और ये जो खुशबू वाला तत्व है, ये 30 साल पुरानी हुआदियाओ वाइन से आया है। इसके अलावा इसमें बेहद कीमती मशरूम की थोड़ी मात्रा भी है। उसने अचानक सिर उठाकर पूछा, मालिक, क्या इस पूरे सूप में सिर्फ केकड़े का रो, मशरूम और 30 साल पुरानी शराब इस्तेमाल हुई है? अगर इसमें एक बूंद पानी भी होती तो ये डेटा इतना शुद्ध नहीं आता। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। पूरा बन सिर्फ केकड़े के रो से? इतने केकड़े लगते होंगे? 30 साल पुरानी शराब तो हजारों में आती है। इंस्पेक्टर अजय बार बार रिपोर्ट देखने लगा। उसके सामने खड़ा ये जवान लड़का एक बन को ऐसे बना रहा था जैसे कोई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। ये 10 लाख वाला बन सिर्फ महंगा नहीं था, शायद घाटे का सौदा था। तुमने शांत आवाज में कहा, आटा वॉलनट प्लेन्स के खास गेहूं से बनाया गया है। सिर्फ बीज का 5% हिस्सा लिया गया।
आटा गूंथने में 3 घंटे लगे। 2 बार उसे आराम दिया गया। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर है और गलती 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं। इंस्पेक्टर अजय कुछ देर चुप रहा। इस जमाने में जहां हर जगह रेडीमेड खाना और मिलावट भरी टेक्नोलॉजी थी, वहां कोई इंसान एक पारंपरिक डिश के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। फिर उसने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, मौके पर हुई जांच के अनुसार इस स्टॉल का खाना सभी सरकारी मानकों पर खरा उतरता है और ये बन पूरी तरह असली है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा मैदान फट पड़ा। ये सच था। रोहित भाई झूठ नहीं बोल रहे थे। मालिक, मुझे भी चाहिए, मैं भी घुटनों पर बैठकर खाऊंगा। लेकिन तुमने हाथ उठाकर सबको शांत किया। आज के सारे बन बिक चुके हैं। कल से नया आइटम आएगा, ऐसी डिश जिसमें चिकन होचना होगा लेकिन चिकन दिखेगा नहीं। कीमत 888 रुपए। इतना कहकर तुम लोगों की चीख पुकार और चर्चा को पीछे छोड़ते हुए अपना ठेला धकेलकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। इस बार सरकारी जांच के बाद तुम्हारा स्टॉल सच में पूरे इंटरनेट पर छा गया। देश भर से खाने के शौकीन लोग उस रहस्यमयी नई डिश के लिए आने लगे। अगली सुबह तुमने सिस्टम से चिकन टोफू के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री खरीदी और डिश तैयार की। शाम को नाइट मार्केट में टूरिज्म डिपार्टमेंट तक भीड़ संभालने के लिए मौजूद था। कल से कई गुना ज्यादा लोग थे, लेकिन सब लाइन में खड़े थे। तुम अपना नया फूड कार्ट लेकर स्टॉल पर पहुंचे और नया बोर्ड लगाया, कुंग फू चिकन टोफू, 888 रुपए 1 कटोरी। आज सिर्फ 10 कटोरी। नोट, ये टोफू नहीं है। बोर्ड पढ़कर सब हैरान हो गए। टोफू नहीं है तो फिर क्या है? दिख तो टोफू जैसा ही रहा है। 888 रुपए की फीकी सी सूप जैसी चीज। मालिक, अब तुम सच में उड़ने लगे हो। तभी तुम्हारा सबसे बड़ा फैन रोहित जोर से बोला, रोहन मास्टर, जो बनाते हैं वो हमेशा कमाल होता है। तुम लोग क्या जानो असली सादगी क्या होती है। तभी भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने रास्ता बनाया। उसने पुराना बंदगला पहना हुआ था। पहली कटोरी मुझे चाहिए। वो शहर के फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिश्रा जी थे। रोहित तुरंत साइड हो गया। मिश्रा जी, आप भी आ गए। मिश्रा जी स्टॉल के सामने पहुंचे और काफी देर तक उस साफ सूप को देखते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। युवा, ये सूप तुमने 3 बार छानकर बनाया है? तुमने सिर हिला दिया। 3 बार? मिश्रा जी ने गहरी सांस ली। ये तो शाही रसोई की तकनीक है। 50 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। आज के बड़े शेफ भी मुश्किल से 2 बार तक पहुंचते हैं। तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुमने जवाब नहीं दिया, बस एक कटोरी भरकर उन्हें दे दी। मिश्रा जी ने दोनों हाथों से कटोरी पकड़ी। पहले खुशबू सूंघी। उसमें किसी मसाले की गंध नहीं थी, सिर्फ बेहद शुद्ध मीट की खुशबू थी। फिर उन्होंने एक चम्मच मुंह में डाला। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं। वो टोफू जैसे दिखने वाला हिस्सा मुंह में जाते ही पिघल गया और गाढ़े चिकन जूस में बदलकर गले से उतर गया। टेक्सचर इतना मुलायम था जैसे रेशम। देखने में टोफू, लेकिन स्वाद सबसे बेहतरीन चिकन जैसा। जरा भी बदबू नहीं। चिकन है लेकिन चिकन दिखता नहीं। मिश्रा जी ने कटोरी नीचे रखी। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा और अचानक गहराई से झुककर तुम्हें प्रणाम किया। मिश्रा जी की आवाज भर्रा गई। मैं 70 साल जी चुका हूं। लगा था जिंदगी में ये डिश दोबारा कभी नहीं खा पाऊंगा, लेकिन सोचा नहीं था कि एक नाइट मार्केट के ठेले पर इससे दोबारा मुलाकात होगी। बेटा, ये कटोरी सिर्फ 888 नहीं, 8888 की भी हो तो कम है। ये असली भारतीय विरासत है। उनकी बात सुनकर पूरा मैदान हिल गया। 10 सेकंड भी नहीं लगे और सारी चिकन टोफू की कटोरियां बिक गईं। जिसने भी पहला चम्मच खाया वो उसी में खो गया। ये टोफू कहाँ है? ये तो पूरा मीट है। ये सब देखकर तुमने हल्की सांस छोड़ी। इस डिश के बाद अब तुम सिर्फ वायरल स्ट्रीट वेंडर नहीं रहे थे, बल्कि खाने की परंपरा को बचाने वाले इंसान बन चुके थे। लेकिन उसी वक्त भीड़ से थोड़ा दूर खड़ी एक काली मर्सिडीज वैन के अंदर सूट पहना एक आदमी अपने सेक्रेटरी से ठंडी आवाज में पूछ रहा था, पता चला? सेक्रेटरी घबरा कर बोला, नहीं सर, इनके सामान का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे सब चीजें हवा से आ रही हो। आदमी हंसा, कोई भी हो, इसका फॉर्मूला मुझे चाहिए। दूसरी तरफ तुम स्टॉल समेटने ही वाले थे कि सिस्टम की आवाज आई। नया चैलेंज अनलॉक, पूंजी का हमला, मिशन। महंगे सामान की सप्लाई बंद होने के बाद भी सबसे आम सामग्री से टॉप शेफ को हराना। तुम हल्का मुस्कुराए। दिलचस्प। इस वक्त रोहित एक जिम्मेदार हेल्पर की तरह बर्तन साफ कर रहा था और लगातार बोलता जा रहा था। रोहन भाई, आपने लोगों के चेहरे देखे? जैसे सब नशे में चले गए हों। कल थोड़ा ज्यादा बेचेंगे ना? तुमने सिर हिलाया। ज्यादा चीजें हमेशा घटिया हो जाती हैं, चाहे कुछ भी हो, मेरे नियम नहीं बदलेंगे। तभी पीछे से भारी आवाज आई, कल शायद तुम बेच ही ना पाओ। तुमने पलटकर देखा, सामने वही सूट वाला आदमी खड़ा था। अपना परिचय दे दूं, मैं विक्रम मल्होत्रा, टेस्ट पैलेस ग्रुप का चेयरमैन। तुमने हल्का भौं सिकोड़ते हुए पूछा, काम? उसने तुम्हारे ठेले की तरफ इशारा किया। तुम्हारा हुनर अच्छा है, बिजनेस की बात करनी है। तुमने सीधा जवाब दिया, दिलचस्पी नहीं, और ठेला समेटने लगे। 5 करोड़। विक्रम ने बिना घुमाए सीधी बात की। आसपास खड़े लोग तुरंत शांत हो गए, लेकिन तुम रुके नहीं। विक्रम मुस्कुराया। इसके साथ टेस्ट पैलेस का चीफ टेक्निकल कंसल्टेंट बनने का ऑफर, सालाना 1 करोड़ सैलरी, बाकी शेयर अलग। तुम्हें बस अपने सूप बन और चिकन टोफू की पूरी रेसिपी और वीडियो ट्रेनिंग हमें देनी होगी। लाइव स्ट्रीम तुरंत फट पड़ा। 5 करोड़, जिंदगी सेट। टेस्ट पैलेस तो देश की बड़ी कंपनी है। विक्रम की आंखों में लालच चमक रहा था। तुम्हारी कला और मेरा पैसा मिल जाए तो हम तुम्हारे ब्रांड को पूरे देश में फैला देंगे। तुम अरबपति बन जाओगे। तुम रुके और पलटकर हल्का हंस दिए। फिर तुम इसे कितने में बेचोगे? विक्रम ने कंधे उचकाए। वो तुम्हारी चिंता नहीं, हम सेंट्रल किचन में इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे। असली क्रैब रोते की जगह सस्ता फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे, ताजा चिकन की जगह फ्रोजन मीट। तुम्हारी सीक्रेट मसाला रेसिपी रखेंगे और थोड़ा केमिकल फ्लेवर मिला देंगे। लागत 500 से नीचे आ जाएगी। सोचो कितना मुनाफा होगा। ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा ठंडा पड़ गया। कचरा सामान और केमिकल मिलाकर मेरे नाम से लोगों को बेचना चाहते हो? तुम एक कदम आगे बढ़े। विक्रम ने भौं चढ़ाई। इसे धोखा नहीं, बिजनेस कहते हैं। तुमने सिर हिलाया। फिर हम एक जैसे लोग नहीं हैं। मेरे लिए खाना पवित्र है
उसमें शेफ की आत्मा और खाने वाले का भरोसा होता है। तुम जैसे लोग स्वाद की बात करने लायक भी नहीं। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 5 करोड़ क्या, 500 करोड़ भी दोगे तो नहीं बेचूंगा। इतना कहकर तुम ठेला लेकर निकल गए। पीछे से विक्रम की ठंडी आवाज आई, ठीक है, प्यार से नहीं माने, अब देखता हूं कल तुम्हें एक सब्जी कौन बेचता है। तभी सिस्टम फिर बोला, चेतावनी, होस्ट को पूंजी द्वारा पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है। नया मिशन, वापसी का वार। महंगे सामान के बिना सबसे आम सामग्री से टेस्ट पैलेस की टॉप टीम को हराओ। नया स्किल अनलॉक, अल्केमी फ्लेम, साधारण सामग्री की छिपी क्षमता जगाने की ताकत। तुम हंस पड़े, बैन करोगे, अब असली कुकिंग देखना। अगले दिन सुबह तुम शहर की सबसे बड़ी मंडी पहुंचे, लेकिन हर दुकानदार तुम्हें देखकर मुंह फेर रहा था। कोई तुम्हें सामान बेचने को तैयार नहीं था। तभी सी फूड मार्केट के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पर तुम्हारी नजर पड़ी। उसके सामने फटे बोरे में कुछ मुरझाई सब्जियां और हल्का सीला हुआ पुराना चावल रखा था। आम लोगों के लिए वो कचरा था, लेकिन तुम्हारे लिए वही एक खजाना था। बूढ़ी औरत ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, बेटा सब्जी लोगे? तुमने मुस्कुराकर कहा, सब ले लूंगा। वो चौंक गई, ये चावल तो सख्त है, बस फ्राइड राइस बन सकता है। तुमने जवाब दिया, मुझे फ्राइड राइस ही बनाना है। शाम को नाइट मार्केट पहुंचते ही सब दंग रह गए। तुम्हारे स्टॉल के ठीक सामने एक बड़ा लग्जरी स्टेज खड़ा था। सफेद यूनिफॉर्म पहने कई बड़े शेफ लाइन में खड़े थे और एयरलिफ्ट होकर आए ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, जापानी वाग्यू बीफ और फ्रेंच ट्रफल तैयार कर रहे थे। विक्रम हाथ में माइक लिए मुस्कुरा रहा था। शहर के लोगों के लिए आज टेस्ट पैलेस की तरफ से फ्री फूड फेस्टिवल, सारे टॉप क्लास व्यंजन मुफ्त और अनलिमिटेड। भीड़ पागल हो गई। फ्री लॉबस्टर, फ्री वाग्यू। तुम्हारे स्टॉल की आधी लाइन तुरंत वहां भाग गई। रोहित परेशान होकर बोला, रोहन भाई, ये तो साफ गलत खेल खेल रहे हैं, आज हम बेचेंगे क्या? तुमने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुमने गाड़ी के नीचे से वही पुराना चावल और मुरझाई हुई पत्ता गोभी निकाली। स्टेज पर खड़ा विक्रम ये देखकर हंसते हंसते दोहरा हो गया, दोस्तों देखो हमारे फूड गॉड आज क्या बना रहे हैं, सड़ी सब्जी और बासी चावल। क्या लोगों को जानवरों का खाना खिलाओगे? भीड़ भी हंसने लगी। ये तो बहुत गरीब लग रहा है, उधर लॉबस्टर इधर बासी चावल। लेकिन तुमने किसी की तरफ देखा तक नहीं। तुमने तेज आंच जलाई, चावल को पानी में जल्दी से धोया और अलग कर दिया। फिर 10 देसी अंडों के सिर्फ पीले हिस्से निकाले और चावल में मिला दिए। हर दाना सुनहरी परत से पूरी तरह ढक गया। यही था मशहूर गोल्ड कोटेड सिल्वर राइस तरीका। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर तक उतर गया। अगले ही पल तुमने 20 किलो का भारी लोहे का कड़ाहा एक हाथ से उठा लिया। गर्म तेल में जैसे ही चावल गिरा, आग की लपटें 2 मीटर तक उठ गईं। तुम्हारे हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि लोग सिर्फ धुंधली परछाई देख पा रहे थे। हर चावल का दाना आग में उड़ रहा था। तेज गर्मी ने अंडे की खुशबू को बंद कर दिया और पुराने चावल के अंदर छिपी खुशबू बाहर निकल आई। जले हुए कुरकुरे चावल जैसी महक हवा में भर गई। जो चावल पहले फीके दिख रहे थे, अब चमकने लगे। सामने लॉबस्टर खा रहे लोग अचानक रुक गए। ये कैसी खुशबू है? अगर पहले वाला बन नमकीन शानदार था और चिकन टोफू गहरा स्वाद देता था, तो ये फ्राइड राइस सीधा दिल छू रहा था। इतनी अच्छी खुशबू लॉबस्टर से भी ज्यादा। लेकिन तुम रुके नहीं। आखिर में तुमने वो मुरझाई पत्ता गोभी काटकर कढ़ाई में डाली। सिर्फ 3 सेकंड। चावल की बची हुई गर्मी ने उसे पकाया भी और उसकी कुरकुराहट भी बचा ली। फिर तुमने जोर से कढ़ाई हवा में उछाली। सुनहरे चावल की बारिश सीधे 10 सफेद कटोरियों में गिरी। हर कटोरी में चावल पिरामिड की तरह जमा था। हर दाना अलग चमक रहा था। हरे पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे सोने में जड़े पन्ने हो। उठती भाप ने हवा में खुशबू का बादल बना दिया, जिसने सामने के सारे महंगे व्यंजनों की खुशबू दबा दी। तुमने कढ़ाई नीचे रखी और नया बोर्ड टांग दिया, दिल तोड़ देने वाला गोल्डन फ्राइड राइस, 188 रुपए, आज सिर्फ 10 प्लेट। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। अचानक मुफ्त लॉबस्टर किसी को आकर्षित नहीं कर रहा था। मुझे वो चावल चाहिए, वो चमक रहा है। साइड हटो, 188 तो बहुत सस्ता है। तभी एक ऑफिस वाला लड़का सड़क किनारे बैठा अपने आधे खाए लॉबस्टर को घूर रहा था। उसे अभी अभी आखिरी फ्राइड राइस की प्लेट मिली थी। जैसे ही अंडे में लिपटा कुरकुरा चावल उसकी जीभ पर नाचा, उसके हाथ का महंगा लॉबस्टर रबर जैसा लगने लगा। उसकी आंखें भर आईं। यही असली खाना है, वो धीरे से बोला। ये मेरी दादी के चूल्हे की खुशबू है। दूसरी तरफ स्टेज पर खड़ा विक्रम गुस्से से कांप रहा था। वो सड़ा चावल ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसका सेक्रेटरी टैबलेट लेकर कांपते हुए आया। सर, इंटरनेट कंट्रोल नहीं हो रहा। विक्रम ने टैबलेट छीना। सोशल मीडिया पर सिर्फ तुम्हारा नाम था। रोहन का भगवान वाला मुकाबला। बासी चावल ने लॉबस्टर को हराया। पूंजी हमें कचरा खिलाना चाहती है। फूड गॉड ने अमीरों को सबक सिखाया। कमेंट्स में लोग विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से में उसने टैबलेट जमीन पर पटक दिया। जितना वायरल होना है हो जाए, देखते हैं वो बासी चावल कब तक चलता है। तभी पीछे अंधेरे से बूढ़ी आवाज आई, कोई फायदा नहीं। विक्रम तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुरुजी, सामने शहर के सबसे बड़े शेफ महेंद्र नाथ खड़े थे। उन्होंने ठंडी नजर से विक्रम को देखा। अगर मैं ना आता तो तुम टेस्ट पैलेस का नाम डुबो देते। पैसा लगाकर दबाना, सप्लाई रोकना, और फिर भी इतनी बुरी हार। विक्रम पसीने से भीग गया। गुरुजी, उसने कोई जादू किया है। उस चावल में जरूर कुछ मिला था। चुप, महेंद्र नाथ गरजे। मैंने खुद वो फ्राइड राइस खाया है। उन्होंने आंखें बंद की जैसे स्वाद याद कर रहे हो। कुछ देर बाद धीरे से बोले, साधारण चीज को असाधारण बनाना आग की असली कला। उसने पुराने चावल की आत्मा जगा दी। वो लड़का साधारण नहीं है। विक्रम घबरा गया। तो अब क्या करें? क्या उसे हमारे सिर पर बैठने दे? महेंद्र नाथ ने लंबी सांस ली। हारना शर्म की बात नहीं, लेकिन हार कर भी गंदे तरीके अपनाना शर्म की बात है। अगर वो शेफ है तो फैसला शेफ की तरह होगा। उन्होंने जेब से काला निमंत्रण निकाला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, युद्ध। ये उसे दे दो। 3 दिन बाद मैं क्लाउड पैलेस में मुकाबला रखूंगा। दांव पर मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत और टेस्ट पैलेस का नाम होगा। विक्रम की आंखें चमक उठी। गुरुजी, आप खुद उतरेंगे? महेंद्र, काफी समय बाद कोई दिलचस्प प्रतिद्वंदी मिला है। देखना चाहता हूं वो सच में जीनियस है या सिर्फ चालाक। रात को स्टॉल समेटते वक्त सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। उच्च स्तर के मास्टर इस मुकाबले में शामिल हो चुके हैं। मुख्य मिशन अपग्रेड, फूड गॉड की परीक्षा।
लक्ष्य शेफ महेंद्र नाथ को सीधे मुकाबले में हराना। जीत का इनाम एस ग्रेड इंग्रेडिएंट स्पेस। हारने की सजा दोनों हाथों की क्षमता छिन जाएगी। तुम्हारे दिल में हल्का झटका लगा। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तभी बंदगला पहने एक नौजवान तुम्हारे सामने आया। उसने दोनों हाथों से काला निमंत्रण तुम्हारी तरफ बढ़ाया। रोहन जी, मेरे गुरु महेंद्र नाथ आपको 3 दिन बाद मुकाबले के लिए बुला रहे हैं। ये सिर्फ जीत हार नहीं, इज्जत और जिंदगी का सवाल होगा। तुमने निमंत्रण लेते हुए शांत आवाज में कहा, अपने गुरु से कहना मैं किसी बेनाम इंसान पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन वो मेरे अगले कदम बनने लायक जरूर हैं। नौजवान का चेहरा बदल गया और वो तुरंत चला गया। 3 दिन पलक झपकते निकल गए। तुम्हारा और महेंद्र नाथ का मुकाबला पूरे इंटरनेट पर छा चुका था। क्लाउड पैलेस में देश भर के बड़े शेफ मौजूद थे। स्टेज के बीचों बीच महेंद्र नाथ खड़े थे। उन्होंने काले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिस पर सुनहरा ड्रैगन बना था। कमर पर अलग अलग आकार के चाकू लगे हुए थे। तभी 2 सर्वर ट्रॉली लेकर आए। उनमें सिर्फ पानी के 2 बड़े कटोरे और 2 नरम टोफू रखे थे। महेंद्र नाथ ने टोफू की तरफ इशारा किया। भारतीय कुकिंग में चाकू की कला आत्मा होती है। स्वाद सिर्फ मांस है, लेकिन कटिंग उसकी हड्डी। आज स्वाद नहीं, सिर्फ कौशल का मुकाबला होगा। हम बनाएंगे धागा टोफू। ये नाम सुनते ही वहां बैठे सारे एक्सपर्ट्स ने गहरी सांस ली। धागा टोफू यानी ऐसी कला जिसमें नरम टोफू को बाल से भी पतले धागों में काटना होता है। वो टूटना नहीं चाहिए और पानी में डालने पर धुंध जैसा फैलना चाहिए। ये सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग और दिल का भी टेस्ट था। महेंद्र नाथ ने 2 उंगलियां उठाई। 2 नियम हैं। पहला, 3 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। दूसरा, आंखों पर पट्टी बांधकर। पूरा हॉल शोर से भर गया। ये कुकिंग है या मार्शल आर्ट? तभी सिस्टम बोला, अस्थाई मिशन शुरू, ब्लेड डांस। लक्ष्य, महेंद्र नाथ से ज्यादा टोफू स्ट्रैंड काटना और मोटाई में फर्क 0.01 मिलीमीटर से कम रखना। सपोर्ट स्किल, माइंड आई एक्टिवेटेड। तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारी 50 साल पुरानी खास शराब चाहिए। महेंद्र नाथ का चेहरा थोड़ा बदल गया। अगर तुम हारे तो तुम्हारे हाथ मेरे। तुमने सीधा जवाब दिया। मंजूर। अगले ही पल दोनों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। रेफरी चिल्लाया, शुरू। महेंद्र नाथ का भारी चाकू ऊपर उठा और जोर से नीचे आया, लेकिन टोफू को छूते ही उसकी चाल बेहद हल्की हो गई। टक 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 टक। इतनी तेज आवाज आने लगी कि वो एक लाइन जैसी सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ तुम बस शांत खड़े थे, हाथ में अपनी पतली ब्लेड पकड़े हुए, जैसे सो गए हो। दर्शक बेचैन हो गए। ये कर क्या रहा है? डर गया क्या? 1 मिनट बीत गया। तभी लोगों ने अचानक देखा कि टोफू के ऊपर चांदी जैसी रोशनी की परत घूम रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। बिना आवाज की कटिंग, ऐसा कंट्रोल जिसमें ब्लेड हवा की तरह चलती है। महेंद्र नाथ ने भी कुछ महसूस किया। उनके हाथ हल्के कांपे और माथे पर पसीना आ गया। उन्हें सामने वाले की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और वही डर उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। समय खत्म, रेफरी चिल्लाया। दोनों ने एक साथ चाकू नीचे रख दिए। आंखों की पट्टी हटाई गई। दोनों टोफू वैसे ही दिख रहे थे जैसे छुए भी ना गए हों। यही था धागा टोफू का सबसे ऊंचा स्तर। बाहर से पूरा, अंदर से अनगिनत कट। पहले महेंद्र नाथ की बारी आई। उनका टोफू पानी में डालते ही सफेद फूल की तरह फैल गया। हजारों बारीक धागे पानी में तैरने लगे। एक भी टूटा नहीं था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कमाल, ये तो आर्ट है। महेंद्र नाथ हल्का मुस्कुराए। अब तुम्हारी बारी। तुमने बिना कुछ बोले अपना टोफू पानी में फेंक दिया। अगले ही पल पूरा हॉल सांस रोककर देखने लगा। तुम्हारे टोफू के धागे महेंद्र नाथ से भी ज्यादा पतले थे। इतने पतले कि आंखों से देखना मुश्किल था। वो पानी में घुलते हुए धुंध जैसे फैल गए। पानी बस हल्का सफेद दिखने लगा। विक्रम तुरंत हंस पड़ा। ये क्या है? टोफू काटा नहीं, तोड़ दिया। लेकिन महेंद्र नाथ अचानक चीख पड़े, चुप रहो, लाइट लाओ। स्पॉटलाइट पानी पर पड़ी और सबकी आंखें फैल गईं। वो गंदा पानी नहीं था, उसमें लाखों बेहद पतले धागे तैर रहे थे, रेशम से भी 10 गुना पतले, और हर एक बिल्कुल एक जैसा। महेंद्र नाथ ने कांपती आवाज में पूछा, 1 इंच के टोफू में तुमने 108 कट लगाए? आम शेफ 1 इंच में 30 कट लगा पाते थे। महेंद्र नाथ खुद 60 तक पहुंचे थे। तुमने अपनी ब्लेड बंद की और शांत आवाज में कहा, मुकाबला अच्छा था, वो पुरानी शराब मेरे स्टॉल पर भिजवा देना। इतना कहकर तुम मुड़ गए। तभी पीछे से महेंद्र नाथ बोले, रुको, ये राउंड में हार गया, लेकिन चाकू सिर्फ शुरुआत है। असली मुकाबला स्वाद में होगा। कल रात यही जगह डिश होगी, 100 पक्षियों का राजा। तुमने पीछे देखे बिना हाथ हिलाया। मैं तैयार हूं। उसी रात टेस्ट पैलेस के अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में महेंद्र नाथ एक खास कांच के कमरे के सामने खड़े थे। अंदर एक लाल सुनहरे पंखों वाला मुर्गा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो जिनसिंग व जड़ी बूटियां खा रहा था। विक्रम की आंखें फैल गईं। ये गोल्डन फीनिक्स चिकन? महेंद्र नाथ ने गर्व से कहा। 10 साल लगे इसे बनाने में। ये पहाड़ी पानी पीता है, जड़ी बूटियां खाता है और हर दिन संगीत सुनता है। इसके मीट में खुद खुशबू है और इसकी हड्डियां लाल जेड जैसी हैं। विक्रम खुशी से भर गया। गुरुजी, इस बार वो जरूर हार जाएगा। उसी वक्त शहर के बाहर एक गांव में एक बूढ़ा किसान तुम्हें हाथ हिलाकर कह रहा था, बेटा वापस जाओ। गांव की सारी मुर्गियां शहर वाले अमीर लोग खरीद कर ले गए। कहां एक भी नहीं छोड़ना। तुमने शांत आवाज में कहा, बाबा बस देखने दो, अगर कोई खास हुआ तो 2 गुना पैसा दूंगा। बूढ़ा हंस पड़ा। मुर्गी में क्या खास होगा? क्या फीनिक्स बन जाएगी? बात करते करते तुम दोनों गांव के आखिर में बने टूटे हुए पुराने दड़बे तक पहुंच गए। तुमने खाली दड़बे पर नजर डाली और मुड़ने ही वाले थे कि अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। दुर्लभ आध्यात्मिक जीवन संकेत मिला। सिस्टम की आवाज सुनते ही तुम रुक गए। अगले ही पल तुम्हारी नजर दड़बे के सबसे अंधेरे कोने पर पड़ी। वहां राख और सूखी घास के बीच एक बेहद दुबली गंदी सी काली मुर्गी सिकुड़कर बैठी थी। उसके पंख टूटे हुए थे और एक आंख भी आधी बंद थी। देखने में वो किसी भी वक्त मरने वाली लग रही थी। बूढ़ा किसान नफरत भरे चेहरे के साथ पास आया। अरे ये मनहूस अभी तक जिंदा है? ये मुर्गा पूरा पागल है।
बचपन से ही खूंखार, कुत्तों से लड़ता है, नेवले से भिड़ जाता है। परसों शहर वाले मुर्गियां खरीदने आए थे, इसने उड़कर एक आदमी की आंख फोड़ दी। लोगों ने इसे लेने से मना कर दिया, ऊपर से इसकी लात से उसकी एक हड्डी भी टूट गई। मैं तो समझा था ये मर गया होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में पहली बार अलग ही चमक उभरी। बाबा, ये मुर्गा मुझे चाहिए। घर लौटकर तुमने सिस्टम से माइक्रो बॉडी प्यूरिफाइंग सीरम एक्सचेंज किया, फिर उसे पानी में मिलाकर उस बूढ़े मुर्गे का शरीर साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे गर्म दवा उसके शरीर में उतरती गई, मुर्गे ने आराम से आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे हाथ की चांदी की सुइयां तेजी से उसके शरीर के अलग अलग पॉइंट्स में चुभने लगीं। तुम उसकी सालों से जमी हुई नसों और खून के बहाव को खोल रहे थे, ताकि उसके अंदर छिपी जीवन शक्ति जाग सके। फीनिक्स को दोबारा जन्म लेने से पहले आग में जलना पड़ता है। कल मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि बिखरी हुई शक्ल के अंदर भी कैसी रूह छिपी हो सकती है। फाइनल मुकाबले ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सिर्फ मीडिया ही नहीं, नेशनल टीवी चैनल भी लाइव प्रसारण करने पहुंच गए। जजों की सीट पर दुनिया के सबसे बड़े फूड क्रिटिक्स बैठे थे। होस्ट जोश में चिल्लाया, आज की थीम 100 पक्षियों का राजा। अब दोनों प्रतियोगी मंच पर आएंगे। बाईं तरफ से महेंद्रनाथ एक शानदार क्रिस्टल केज लेकर बाहर आए। पूरा हॉल दंग रह गया। हे भगवान, ये कैसी मुर्गी है? ये तो दंतकथाओं वाली रेड फ्लेम फीनिक्स है। सुना है इसका एक टुकड़ा खाने से उम्र बढ़ती है। सिर्फ उस सामग्री को देखकर ही लोग मान चुके थे कि आधी जीत उनकी हो गई। दूसरी तरफ तुम एक आंख वाले घायल बूढ़े मुर्गे को लेकर बाहर आए। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। विक्रम नीचे बैठा हंसते हंसते रोने लगा। हाँ हाँ हाँ, ये कहां से कबाड़ी वाला मुर्गा उठा लाया? ये तो भिखारी चिकन लग रहा है। लेकिन महेंद्रनाथ ने उस बदसूरत मुर्गे को गौर से देखा और उनकी भौं हल्की सिकुड़ गई। उनकी अनुभवी आंखें कह रही थीं कि इस मुर्गे में कुछ तो गड़बड़ है। मुकाबला शुरू हुआ। समय सीमा 2 घंटे। घंटा बजते ही महेंद्रनाथ हरकत में आ गए। उन्होंने रेड फ्लेम फिनिक्स को बेहद सफाई से तैयार किया। उसकी चमड़ी सफेद जेड पत्थर की तरह चमक रही थी। फिर उन्होंने कबूतर, बटेर, जंगली तीतर और कुल 9 तरह के पक्षी निकाले, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरा नहीं पकाया। उनकी चाकू चलाने की कला देखकर लोग सांस रोककर देखने लगे। चमकती ब्लेड के बीच हर पक्षी की हड्डियां पूरी तरह अलग हो गईं, लेकिन मांस और चमड़ी बिल्कुल सही सलामत रहे। फिर उन्होंने हर पक्षी के मांस को अलग अलग मसालों के साथ पीसकर छोटे छोटे चिड़िया जैसे मीट बॉल बना दिए। उसके बाद एक विशाल तांबे की कड़ाही चढ़ाई गई। उसमें 3 दिन और 3 रात तक उबाला गया स्टॉक खोल रहा था। बीच में रेड फ्लेम फिनिक्स रखा गया और उसके चारों तरफ 99 चिड़िया आकार के मीट बॉल सजाए गए। तेज आंच, फिर धीमी पकाई। धीरे धीरे एक अजीब जादुई खुशबू पूरे हॉल में फैलने लगी। उसमें जड़ी बूटियों की ताजगी भी थी और गहरे मांस का स्वाद भी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग फूलों से भरी घाटी में खड़े हों। फ्रेंच शेफ पियरे ने आंखें बंद कर लीं। क्या खुशबू है! ये तो स्वर्ग जैसा है। मुझे पक्षियों का गाना सुनाई दे रहा है। इसी बीच महेंद्रनाथ की कड़ाही के ऊपर हल्की सुनहरी धुंध उठने लगी। उबलते मीटबॉल उस धुंध में ऐसे दिख रहे थे जैसे असली पक्षी उड़ रहे हों और बीच में खड़ी सुनहरी फीनिक्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हों। खुशबू और दृश्य का ऐसा असर था कि पूरा हॉल सम्मोहित हो चुका था। दूसरी तरफ तुम्हारी साइड का नजारा बिल्कुल अलग था। तुम मिट्टी से खेल रहे थे। तुमने एक बोरी खोली जिसमें पीली नदी की खास मिट्टी थी, जिसमें अजीब सी मिट्टी की गंध आ रही थी। और बूढ़े मुर्गे को तैयार करने का तुम्हारा तरीका और भी अजीब था। तुमने उसके पंख तक नहीं नोचे, सीधे पेट काटा, अंदर कुछ जंगली घास और मसाले भरे और पूरे मुर्गे को मिट्टी में लपेट दिया। लोग हैरान रह गए। ये तो भिखारी चिकन की रेसिपी लग रही है, लेकिन पंख तक नहीं निकाले। ये खाने लायक भी रहेगा? तुमने किसी की बात नहीं सुनी। तुमने उस बड़े मिट्टी के गोले को मेज पर रखा, फिर जेब से शराब की बोतल निकाली, एक घूंट मुंह में भरकर सीधे उस मिट्टी के गोले पर फेंका। अगले ही पल तुमने उंगलियां चटकाई। नीली आग की लपट तुम्हारी उंगलियों पर नाच उठी। अल्केमी फ्लेम एक्टिवेट। अंदर और बाहर दोनों तरफ से आग भड़क उठी। तापमान पल भर में 1000 डिग्री तक पहुंच गया। पूरा मिट्टी का गोला नीली आग में घिर गया, लेकिन तुम रुके नहीं। तुम्हारे हाथ आग के अंदर घूमते रहे। हर थपकी पर भारी धमाका गूंजता। मिट्टी का गोला घूमता, सख्त होता और लाल तपने लगा। लोग पागलों की तरह देखने लगे। ये कर क्या रहा है? खाना बना रहा है या लोहे गल रहा है? 1 घंटा 50 मिनट बीत चुके थे। सबसे पहले महेंद्रनाथ की डिश तैयार हुई। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। विशाल सफेद प्लेट के बीचों बीच रेड फ्लेम फिनिक्स सिर उठाए खड़ी थी। उसकी चमड़ी लाल और चमकदार थी। चारों तरफ 99 छोटे पक्षी जैसे मीट बॉल ऐसे लगे थे जैसे सितारे चांद को घेरे हों। खुशबू ने पूरे हॉल को पागल कर दिया। कृपया स्वाद लीजिए, महेंद्रनाथ आत्मविश्वास से बोले। पांचों जज तुरंत चॉपस्टिक उठाकर खाने लगे। बुजुर्ग फूड मास्टर आनंद जी ने एक छोटा पक्षी मीटबॉल मुंह में डाला। अगले ही पल उनका चेहरा जम गया। ये कबूतर का मांस है, अंदर बटेर का अंडा और ट्रफल। उनकी आवाज कांपने लगी। इतना मुलायम, मुंह में जाते ही घुल गया। पियरे ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। ओह माय गॉड, ये तो ईस्टर्न मैजिक है। मैं इसे फुल मार्क्स देता हूं। पूरे हॉल की नजर अब तुम पर टिक गई। लेकिन मुकाबले में सिर्फ 1 मिनट बचा था। तुम्हारे सामने सिर्फ जली हुई काली मिट्टी का एक बड़ा ढेला रखा था। लोग हंसने लगे। बस यही है? पत्थर बनाकर लाया है क्या? रोहन हार मान ले। लेकिन तुमने किसी की तरफ देखा तक नहीं। तुमने उस जले हुए मिट्टी के ढेले को धीरे से सफेद प्लेट पर रखा और शांत आवाज में कहा, कृपया स्वाद लीजिए। आनंद जी ने भौं सिकोड़ ली। ये खाने की चीज है? तुमने सिर उठाकर कहा, असली फीनिक्स पैदा ही चमकदार नहीं होता। वो आग में जलता है, मिट्टी में तड़पता है, अपने सारे पंख और झूठी शान खो देता है, सिर्फ उस एक पल के लिए जब वो दोबारा जन्म लेता है। इतना कहकर तुमने चाकू के पिछले हिस्से से उस जले हुए मिट्टी के खोल पर जोर से वार किया। कड़क! एक तेज दरार उभरी। उसी दरार से अचानक चुभने वाली सफेद रोशनी बाहर निकली।
फिर दूसरी दरार, तीसरी दरार, हर दरार से चमकती सफेद रोशनी फूटने लगी। पूरा हॉल आंखें ढकने पर मजबूर हो गया। ये क्या है? मेरी आंखें चौंधिया गईं। ये सच में खाना है? तुमने हल्की आवाज में कहा। शांत। फिर तुम्हारी पतली ब्लेड ने उस मिट्टी के खोल को हल्के से छुआ। अगले ही पल सारी तेज रोशनी नरम धुंधली चमक में बदल गई। अब सभी लोग साफ देख पा रहे थे। वो बदसूरत घायल बूढ़ा मुर्गा जिसके पंख झड़ चुके थे, जिसकी एक आंख खराब थी, अब उसकी चमड़ी हटने के बाद उसका शरीर लगभग पारदर्शी जेड जैसा सफेद दिखाई दे रहा था। फिर उसके शरीर से सफेद भाप उठने लगी। धीरे धीरे वो भाप हवा में एक उड़ते हुए पक्षी का आकार लेने लगी। पूरा हॉल कांप उठा। महेंद्रनाथ के हाथ से चौपस्टिक गिर गई। ये तो क्यूई फॉर्मेशन है, 300 साल पुरानी खो चुकी तकनीक। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तुमने ये कैसे किया? तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने सिर्फ चाकू से चिकन पर हल्का कट लगाया। अंदर का मांस गुलाबी फूल जैसा चमक रहा था और उसी पल ऐसी खुशबू फूटी जिसने महेंद्रनाथ की डिश की सारी खुशबू को निगल लिया। अब पूरे हॉल में सिर्फ एक ही एहसास बचा था, पुनर्जन्म। तुमने हल्की मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। कृपया स्वाद लीजिए। पियरे सबसे पहले टूट पड़े। उन्होंने चिकन ब्रेस्ट का एक टुकड़ा फाड़कर मुंह में रखा। अगले ही सेकंड उनका पूरा शरीर कांप उठा। उन्हें लगा जैसे वो खुद एक मुर्गा बन गए। उन्होंने खुद को अंडे से निकलते देखा, ठंडी हवा में कांपते हुए, एक कीड़े के लिए लड़ते हुए, दूसरों से चोट खाते हुए, टूटी हड्डियों का दर्द, एक आंख खोने का अंधेरा और हर हाल में जिंदा रहने की जिद। दर्द, संघर्ष, लड़ाई, हार न मानना, सारी भावनाएं स्वाद बनकर उनकी जीभ पर फट पड़ी। वो जिंदगी का स्वाद था, जलती हुई आत्मा का स्वाद। पियरे अचानक फूट फूट कर रोने लगे। मैं इसके लायक नहीं हूँ। आनंद जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। असली फिनिक्स वो नहीं जो राजाओं के महलों में पलता है। असली फिनिक्स वो है जो आग में जलकर दोबारा जिंदा होता है। पूरे हॉल में लोग स्तब्ध थे। जज रोते हुए चिकन खा रहे थे, कोई प्लेट चाट रहा था, कोई मिट्टी तक उठाकर चख रहा था। तभी महेंद्रनाथ ने आंखें बंद कर ली। स्कोर मत दो, जीत हार तय हो चुकी है। महेंद्रनाथ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैं हार गया। मैं जीतने के चक्कर में खाने की आत्मा ही भूल गया। फिर उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा। युवक, तुम ही असली फूड गॉड हो। इतना कहकर वो मुड़े और अपने पीछे खड़े शिष्य की तरफ हाथ बढ़ाया। चाकू लाओ। शिष्य घबरा गया। गुरुजी, आप क्या करने वाले हैं? महेंद्रनाथ ने बिना जवाब दिए वो काला लोहे का भारी चाकू छीन लिया और अपनी बाईं कलाई पर दे मारने ही वाले थे कि तभी हवा चीरती हुई ठंडी चमक निकली। उनका चाकू दूर जाकर गिर पड़ा। तुमने शांत आवाज में कहा, आपका हाथ संभाल कर रखिए। काट दिया तो बाद में मेरे लिए पुराना सोया सॉस कौन बनाएगा? महेंद्रनाथ जड़ हो गए। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? तुमने हल्का सिर हिलाया। मैं शेफ हूं, कसाई नहीं। शेफ के हाथ खाना बनाने के लिए होते हैं, कर्ज चुकाने के लिए नहीं। आपका कर्ज उस पुराने सोया सॉस से उतर गया। और तुमने बगल में कांपते हुए बैठे विक्रम की तरफ देखा। यह आदमी बहुत शोर करता है, आगे से इसे मेरी नजरों के सामने मत आने देना। महेंद्रनाथ ने गहरी सांस ली और तुम्हारे सामने झुक गए, जैसा फूड गॉड का आदेश। उसी रात तुम्हारा नाम पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। मुकाबले के 3 दिन बाद तुम सिस्टम द्वारा दिए गए रहस्यमयी रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंचे। वो कई दशक पुरानी टूटी फूटी यूरोपियन स्टाइल हवेली थी। तुमने भौं सिकोड़ ली। सिस्टम, ये इनाम है या सजा? ये जगह तो भूत बंगला लग रही है। सिस्टम की आवाज आई। होस्ट को सूचित किया जाता है कि यह स्थान शहर की ड्रैगन वेन पर स्थित है। लंबे समय से यहाँ किसी ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया, इसलिए ये जगह अशुभ ऊर्जा से भर चुकी है। अब होस्ट यहाँ अपनी विरासत शुरू करेगा। अगले ही पल नया मिशन खुल गया। मिशन, अपनी विरासत की शुरुआत। लक्ष्य, इमारत की सफाई और मरम्मत कर 1 महीने के भीतर आधिकारिक ओपनिंग करना। नोट, यहाँ के मूल निवासियों से सावधान रहें। तुम्हारे होंठ हल्के से फड़के। तुमने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर से सीलन और धूल की बदबू का तेज झोंका आया, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी नजर हॉल के बीच रखे ताबूत पर पड़ी। तुम हल्का हंसे। तो ये हैं यहाँ के मूल निवासी? तभी ऊपर से एक ठंडी औरत की आवाज आई। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुमने सिर उठाया। दूसरी मंजिल की रेलिंग पर लाल चाइना ड्रेस पहने एक औरत बैठी थी। उसकी सफेद टांगें हवा में झूल रही थीं। तुमने शांत आवाज में कहा, यह अब मेरी दुकान है। वो औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी दुकान? उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। पिछले 20 साल में ऐसे कागज लेकर यहाँ 8 लोग आए थे। 3 पागल हो गए, 2 छत से कूद गए और बाकी 3 अभी भी उस ताबूत के अंदर पड़े हैं। उसने जीभ फेरते हुए तुम्हारी तरफ देखा। तुम 9वें हो और छोटे हीरो। तुम्हारा मांस काफी स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा तुमने हल्का सा नाक से सांस खींची और भौं सिकोड़ ली। तुम्हारे शरीर की खुशबू। लाल कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका सफेद चेहरा लगभग तुम्हारी नाक से टकरा गया। वो मुस्कुराई। क्यों, डर गए? लाश की बदबू आ रही है क्या? मैंने सिर हिलाया और घिन वाले चेहरे से बोला, नहीं, ये तो घटिया अचार जैसी बदबू है। और तुम्हारी ये चाइना ड्रेस भी सिंथेटिक की है ना? स्टैटिक में कितनी धूल चिपक गई है। और वो ताबूत में जो लाश पड़ी है वो भी ज्यादा दिन से रखी हुई लगती है। फफूंदी आ गई है। क्या उसे सूखा मांस बनाना है? लाल कपड़े वाली औरत की मुस्कान वहीं जम गई। तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ देख ही नहीं सकता। इतना कहकर मैंने अचानक उसका पतला हाथ पकड़ लिया। मैडम, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम मेरी दुकान खोलने में दिक्कत बनी। तभी मेरी हथेली से नीली अल्केमी फ्लेम भड़क उठी। औरत चीख मारते हुए 3 मीटर दूर उड़ गई। ये समधी की असली आग है। तुम कोई तांत्रिक हो? मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। मैं शेफ हूँ। फिर मैंने ताबूत की तरफ इशारा किया। आज से ये जगह मेरी है। वो ताबूत बाहर निकालो और लकड़ी की तरह काटकर जला दो। और तुम दिखने में ठीक हो। प्लेट सर्व करना आता है?
उसी वक्त राजधानी दिल्ली के एक भारी सिक्योरिटी वाले पुराने हवेली जैसे घर में नेहरू जैकेट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी टैबलेट पर तुम्हारा फीनिक्स निर्वाण वाला वीडियो देख रहा था। उसने बिना नजर हटाए पूछा, पता चला? अंधेरे में खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी धीमी आवाज में बोला, नाम आरव है, जियांगचेंग का रहने वाला। उसके पुरखे शायद शाही रसोई के हेड शेफ थे। आदमी ने टैबलेट नीचे रखा और उंगलियों से मेज पर हल्की थाप दी। तो वही गद्दार जिसने उस वक्त रॉयल कुकबुक का दूसरा हिस्सा लेकर राजधानी छोड़ी थी, वो धीरे से खड़ा हुआ। दिलचस्प, वो किताब 60 साल से गायब थी और अब एक सड़क किनारे स्टॉल वाले के पास मिल गई। अगर ची को आकार देना जैसी कला सामने आ चुकी है तो शायद वो मशहूर अमर भोज भी ज्यादा दूर नहीं। उसकी आंखों में लालच और हत्या की चमक कौंध गई। आदेश भेजो, डार्क क्यूजीन वर्ल्ड के उन पागलों को भेजो उसे टेस्ट करने। अगर उसके पास सच में वो किताब है तो किसी भी कीमत पर छीन लो। दूसरी तरफ मुझे अचानक छींक आ गई। कौन याद कर रहा है? मैंने नाक रगड़ी और सामने टेबल साफ करती लाल कपड़ों वाली भूतनी राधिका को देखा। बॉस, ये टेबल साफ हो गई, वो मुंह फुलाकर बोली। हम और वो ताबूत जल्दी बाहर फेंको, आज रात मुझे खाना बनाना है। मैं धूल से भरे किचन में दाखिल हुआ। इस बार सिर्फ खाना नहीं बनाना था, बल्कि ऐसी मिडनाइट कैंटीन बनानी थी जो जिंदा और मरे हुए दोनों दुनियाओं को जोड़े। 2 दिन बाद वो टूटी फूटी हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर काले लकड़ी के बोर्ड पर 3 बड़े अक्षरों में लिखा था, अमर भवन। रात के 11 बजे थे, लेकिन पूरी पुरानी गली लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। कर्ण मोबाइल उठाए लाइव स्ट्रीम के कमेंट पढ़ रहा था और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यही है फूड गॉड का नया रेस्टोरेंट। सुना है ये पूरे शहर का सबसे खतरनाक भूतिया घर है। पहले जो लोग अंदर गए थे वो डर के पागल हो गए। पीछे से किसी ने चिल्लाया, डर किस बात का, फूड गॉड अंदर है, यमराज भी आएंगे तो लाइन में लगकर खाना खाएंगे। तभी भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक अजीब खुशबू ने सबकी सांसें रोक ली। बस एक बार सूंघो तो ऐसा लगे जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। अंदर से ठंडी आवाज आई, अंदर आइए। कर्ण ने घूंट भरा और 2 मिलियन लाइव दर्शकों की हिम्मत जुटाकर ऊंची दहलीज पार की। अंदर घुसते ही सब जड़ हो गए। हॉल के बीचों बीच वही ताबूत रखा था, बस अब उसे बार काउंटर बना दिया गया था। काले ताबूत पर खूबसूरत शराब के गिलास और महंगे इंग्रेडिएंट रखे थे। मैं ताबूत के पीछे खड़ा था, काले मॉडर्न हैंडफू कपड़ों में, हाथ में चमकता हुआ प्याला साफ कर रहा था। करण कांपती आवाज में बोला, आरव भाई, आपका इंटीरियर थोड़ा ज्यादा ही भूतिया है। मैंने बिना सिर उठाए कहा, खाना खाना खुद शरीर के मंदिर की पूजा है। जिंदगी और मौत एक ही मेज पर बैठती हैं। कर्ण अभी सीट ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा लगी। एक सफेद हाथ हवा में प्रकट हुआ और उसके सामने चाय का कप रख दिया। सर, आपकी चाय। कर्ण ने गर्दन घुमाई तो देखा लाल चाइना ड्रेस पहने बेहद खूबसूरत लड़की हवा में तैर रही थी। उसके पैर ही नहीं थे और चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल थी। भूत! कर्ण ने ऐसी चीख मारी जैसे सुअर काट रहे हो। वो उछलकर लगभग टेबल पर चढ़ गया। बाहर खड़े ग्राहक भी डरकर भागने लगे। मैंने भौं चढ़ाई, राधिका, ग्राहकों को डराओ मत, नीचे उतरो। लाल कपड़ों वाली भूतनी ने मुंह बनाया और तुरंत जमीन पर आ गई। फिर आंखें घुमाकर बोली, छी, कितने डरपोक हैं। बॉस ने बोला है ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, हाईटेक समझते नहीं क्या? कर्ण ने डरते डरते सीना सहलाया। ओह, होलोग्राम। उसने राधिका को दोबारा गौर से देखा। वाह भाई, ये 3D टेक्नोलॉजी तो कमाल है, जान ही निकल गई थी। लेकिन वेट्रेस दीदी बहुत सुंदर हैं। लोगों का डर तुरंत एक्साइटमेंट में बदल गया। मैंने धीरे से ताबूत के ढक्कन पर हाथ मारा। आज रात यहाँ सिर्फ एक डिश मिलेगी, नाम है मोहिनी सूप। पूरा हॉल शोर से भर गया। क्या इसे पीकर याददाश्त चली जाएगी? बॉस, मजाक मत करो, वो तो मरे हुए लोग पीते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर काउंटर के नीचे से सिस्टम स्पेस का भूली नदी का झरना निकाला। उसके बाद काले रंग की स्पाइडर लिली की जड़ें पानी में डाली। पल भर में पानी कोयले जैसा काला हो गया। फिर मैंने सिस्टम से खरीदा हुआ आत्मा सांप का मांस निकाला और उसे बेहद पतले स्लाइस में काटा। मैंने धीरे से कहा, आत्मा मिलाओ। जैसे ही वो मांस काले सूप में गिरा, पूरा सूप धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और वो पतले मांस के टुकड़े लाल फूलों में बदल गए। अगले ही पल पूरी जगह एक ऐसी खुशबू से भर गई जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, 5 स्वाद एक साथ, लेकिन बिल्कुल संतुलित। राधिका ट्रे लेकर हर ग्राहक के सामने एक एक कटोरा रखती गई। हर इंसान को एक कटोरा, इसे पीकर सारी परेशानियां भूल जाओ, आज रात अच्छे सपने आएंगे। कर्ण कांपते हाथों से कटोरा उठाया। पहला घूंट लेते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी पल उसकी सारी टेंशन गायब हो गई। दिमाग पूरी तरह खाली। वो मांस मुंह में जाते ही पिघल गया और गर्माहट बनकर उसकी आत्मा के अंदर तक फैल गई। वाह, बहुत स्वादिष्ट। कर्ण पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। मुझे लग रहा है मैंने अपनी परदादी को देखा। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर इंसान सूप पीने के बाद अजीब सी शांति में डूब गया। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी हैरान रह गए। क्या हो रहा है? सब लोग एक साथ ट्रांस में चले गए क्या? इसमें सच में कुछ मिलाया है क्या? मुझे भी पीना है। मैं भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलना चाहती हूँ। मैं ये सब देखकर हल्का मुस्कुराया। यही रेस्टोरेंट मैं बनाना चाहता था, सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा को ठीक करने की जगह। तभी राधिका धीरे से मेरे पास तैरती हुई आई। बॉस, बाहर एक अजीब आदमी खड़ा है, ना लाइन में लग रहा है ना अंदर आ रहा है, बस पेड़ के नीचे खड़े होकर आपको घूर रहा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैंने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर काले कोट में एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। जब आखिरी ग्राहक भी चला गया तब वो आदमी धीरे धीरे अंदर आया। मेरा नाम छाया है, मैं दिल्ली से आया हूँ। इतना कहकर उसने जेब से काले लोहे का एक बैज निकाला और ताबूत पर रख दिया। जैसे ही राधिका ने वो बैज देखा, उसकी हमेशा हंसती रहने वाली शक्ल डर से सफेद पड़ गई। वो भागकर मेरे पीछे छिप गई। बॉस, इस आदमी पर बहुत भारी अशुभ ऊर्जा है। ये उन लोगों में से है जो खास तौर पर भूतों को मारते हैं। मैंने राधिका के हाथ पर थपकी दी और वो बैज उठाया। उस पर लिखा था रॉयल किचन। मैं हंस पड़ा। मुगल चले गए, लेकिन तुम लोग अभी भी ये ड्रामा कर रहे हो। छाया ने बिना भाव बदले कहा, सल्तनत खत्म हो सकती है, नियम नहीं। देश की पाक कला की असली सत्ता आज भी दिल्ली में है।
तुम्हारे दादा आर्यन ने सालों पहले राजधानी से एक चीज चुराई थी। वो चीज उनकी नहीं थी। रॉयल कुकबुक हमें वापस दे दो या हमारे साथ चलो। मैंने तिरस्कार से हंसते हुए वो बैज पास पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरे दादा जो लेकर गए थे वो अब आर्यन परिवार की चीज है। अगर चाहिए तो अपने मालिक को खुद आने बोलो। छाया की आंखें तुरंत बदल गईं। अच्छा, इज्जत से बात समझ नहीं आई। अगले ही पल उसके हाथ में काला खंजर चमका और वो भूत की तरह मेरी तरफ झपटा। लेकिन सिस्टम से मजबूत हो चुका मैं उसके सामने बहुत आगे था। मेरी दाईं हथेली में नीली आग भड़क उठी और मैंने सीधा उसके खंजर को पकड़ लिया। जैसे ही खंजर मेरी हथेली से टकराया वो मोम की तरह पिघल गया। छाया की आंखें फैल गईं। वो पीछे हटने ही वाला था कि मैंने बाएं हाथ से उसका गला पकड़ लिया। वापस जाकर उस बूढ़े को बोल देना, उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसके पास आऊंगा। अगर दिल्ली आसमान है तो मैं उस आसमान को फाड़ दूंगा। इतना कहकर मैंने हाथ छोड़ दिया। छाया कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अमर भवन के दरवाजे पर आज बंद है का बोर्ड लगा था। उसी वक्त दिल्ली जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन के बिजनेस क्लास में मैं खिड़की से बाहर भागते नजारों को देख रहा था। सामने वाली सीट पर राधिका लोहे की छड़ जैसी शक्ल में बैठी बतख की गर्दन चबा रही थी। वो मुंह भरकर बोली, बॉस क्या हम सच में दिल्ली जाकर लड़ाई करेंगे? सुना है वहाँ बहुत खतरनाक भूत और तांत्रिक हैं, बहुत रिस्क है। मैंने जेब से पुरानी पीली किताब निकाली। रॉयल कुकबुक अधूरा भाग। मैंने किताब पर हाथ फेरा। ये सिर्फ दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दिल्ली के उस रहस्यमयी हवेली में छिपा है। फिर मेरे होंठों पर घमंडी मुस्कान उभरी। खतरा ही मजेदार होता है। जियांगचेंग का लेवल खत्म हो गया। अब वक्त आ गया है उन तथाकथित देवताओं से मिलने का।